क्लास 10 कंप्यूटर में ये हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है। सभी उसके लेक्चर्स, टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, अगर आपने उसको मिस किया हुआ है, नहीं देखा हुआ है किसी भी रीज़न से, आप चैनल पे जा करके विजिट कर सकते हैं, या फिर आप जो प्लेलिस्ट आपके लिए लेटेस्ट बनाया गया है, ठीक है, इस साल के लिए, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको सभी क्लासेस, लेक्चर्स, सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें अपने सेकंड नंबर चैप्टर की, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपको मेंशन करता हूँ कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जिससे आपको पहले से ही पूरा का पूरा उस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, नंबर ऑफ टॉपिक उस चैप्टर में कितने हैं, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, किस टॉपिक में क्या नॉलेज आपको लेना है, वो सभी जानकारी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ना है, आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमको कीवर्ड पढ़ना है, क्या होता है, सीक्वेंस, स्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है, कांस्टेंट, हिंदी में इसको नियतांक बोलते हैं, नियतांक क्या होता है उसको जानना है। फिर हम देखेंगे अपने डेटा टाइप के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल का किस प्रकार डिक्लेरेशन करते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, हिंदी में कथन बोलते हैं, नल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन क्या होता है उसको समझेंगे, ऑपरेटर को समझेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद ऑपरेटर प्राथमिकता, सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट है ऑपरेटर प्राथमिकता भी हमको देखना है, इसमें पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें आपको टॉपिक्स और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट 3 से 4 टॉपिक में कवर करूंगा तो आपको इजीली कवर हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा जिस लैंग्वेज में आप सकते हो इजीली वे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कैरेक्टर सेट। नाम से ही थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा, कैरेक्टर सेट। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो सी भाषा में कोई भी जो वेरिएबल होता है, ठीक है, सी भाषा में जो भी वेरिएबल होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, तथा जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, वो कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं, वर्डों से मिलकर के बने होते हैं। वे सभी वर्ड जो सी भाषा में मान्य हैं, ठीक है, वैलिड हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उनके जो समूह हैं, उन्हीं को हम लोग वर्ड समूह कहते हैं। वर्ड समूह को निम्नलिखित श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। वो श्रेणी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, सबसे पहले वो आपको क्लियर हुआ है या नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। कैरेक्टर सेट क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। और हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी में हमको क्या पढ़ना है, सेट ऑफ वेरिएबल, इंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट। सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब जिन वर्डों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को ही हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं। और ये सी लैंग्वेज में जो वैलिड है उन्हीं को हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं, इनवैलिड को नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए, लेते हैं हम लोग कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो जो हमारा लेटर होता है, अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर ए टू जेड तथा अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए टू जेड, ये सभी क्या होते हैं, ये सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर सेट। उसके बाद सेकंड हमारा नंबर 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, एट द रेट, हैशटैग, ठीक है, उसके बाद डॉलर, परसेंटेज, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, कॉलम, सेमी कॉलन, परसेंटेज, पैरेंथेसिस, उसके बाद डॉट, स्क्वायर ब्रैकेट, एस्ट्रिक, ब्रेसेस, हैश, प्लस, इक्वल, माइनस, डिवाइड, ये सभी क्या है, ये सब हमारे कैरेक्टर सेट हैं, वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा वाइट स्पेस, 36 टैब, न्यू लाइन आदि। ठीक है, तो ये सब हमारे कैरेक्टर सेट हैं। तो आई होप आपको कैरेक्टर सेट या फिर हिंदी में क्या है, वर्ड समूह क्लियर हो गया होगा। वर्ड समूह क्या होता है, वेरिएबल, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन जिन वर्डों से मिलकर बने होते हैं, उन सभी वर्डों के जो ग्रुप होते हैं उन्हीं को वर्ड समूह कहते हैं, बट वो लीगल होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं लीगल, वो ये हैं, ए टू जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड तक जितने हैं वो सभी लीगल हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड जो है वो सभी लीगल हैं, 0 to 9 के जो नंबर हैं वो लीगल हैं, स्पेशल सिंबल जो भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो भी हैं वो लीगल हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। फिर उसके बाद हमारा जो वाइट स्पेसेस होता है वो सभी लीगल हैं। ठीक है, ये सब कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
आइडेंटिफायर, यहाँ पे मे भी थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, कैरेक्टर सेट इंग्लिश में शो हो रहा है, बट इसमें हमारा आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग समझ लेना, अभी मैं इसको एडिट कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। तो सी में आइडेंटिफायर का अर्थ होता है किसी वेरिएबल, फंक्शन आदि को दिया गया नाम, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम लोग जो भी वेरिएबल होता है या फिर जो भी फंक्शन होता है उसको जो नेम असाइन करते हैं उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। सी भाषा में आइडेंटिफायर जो होता है वो वर्ड समूह से मिलकर के बना होता है, ठीक है। प्रत्येक आइडेंटिफायर की नाम की शुरुआत किसी अक्षर या अंडरस्कोर से होनी चाहिए। नाम के अन्य वर्ड समूह कोई भी अक्षर या नंबर या अंडरस्कोर हो सकते हैं। किसी आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी आइडेंटिफायर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका नाम कैसे देंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए किसी भी नाम की जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो अक्षर या अंडरस्कोर से होनी चाहिए। नाम के अन्य अक्षर, वर्ड समूह कोई भी अक्षर या नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, फंक्शन का नाम दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। और जो हमारा आइडेंटिफायर का जो नाम है वो अल्फ़ाबेट, जो हमारा अक्षर है उससे स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। बाद में हम लोग उसको दे सकते हैं, जैसे पहले हमने कोई भी लेटर ले लिया, ए ले लिया, बाद में उसको 1 दे सकते हैं, बट 1A ये इनवैलिड होगा, ये हमारा वैलिड है, ठीक है। सेकंड है हमारा सी भाषा में छोटे तथा बड़े अक्षरों को अलग अलग माना जाता है, ठीक है। छोटे तथा बड़े अक्षर को अलग अलग माना जाता है। आमतौर पर मैक्स और मैक्स तीनों भाषाएं अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा स्मॉल है, फिर उसके बाद ये हमारा, जैसे यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, तो ये सभी तीनों चीज़ें क्या है, अलग अलग हैं। सी में ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों दोनों को अलग अलग माना जाता है। उसके बाद सी में कितना बड़ा नाम लिखा जा सकता है, किंतु नाम के पहले 31 स्थान सार्थक होते हैं। यह दो नामों में पहले स्थान पर समान है तो वो नाम समान माने जाएंगे। नाम में कोई अन्य विशेष चिन्ह या रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का नाम देते टाइम कोई भी हमको क्या करना है, स्पेशल सिंबल जो हमारे होते हैं ना, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा रिक्त स्थान होता है ना, स्पेस, स्पेस नहीं होना चाहिए नाम में, ये सभी इनवैलिड माने जाएंगे, ठीक है। बाकी वैलिड जो ये बताया गया वो सब है, ठीक है। अंडरस्कोर और स्पेस दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उनको आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो आई होप आपके लिए आज ये 2 टॉपिक इनफ रहेगा। थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करना, और कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके, टीम आपकी हेल्प करेगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स। थैंक यू। सो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और इसमें ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है। सो हमारा चैप्टर का नाम है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, और इसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे थे, जैसे कि हमारे टॉपिक्स थे कैरेक्टर सेट क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, एंड उसके साथ साथ आज हम देखने वाले हैं अबाउट कीवर्ड के बारे में एंड एस्केप सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। सो ये प्रीवियस लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे विजिट करके आप एक्सेस कर सकते हैं, और इन लेक्चर्स के थ्रू ये पढ़ करके आपके जो भी डाउट हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा कीवर्ड है, समझते हैं उसको। कीवर्ड क्या होता है इन सी, और ये कितने टाइप्स का होता है बेसिकली। तो हमारा जो कीवर्ड क्या होता है एक्चुअल में, सी लैंग्वेज में किसी शब्द को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो हमारा होता है कीवर्ड होता है, दूसरा आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम देखेंगे कीवर्ड। तो सी भाषा में पहले से भी जितने डिक्लेयर्ड, परिभाषित शब्द हैं उनको ही कीवर्ड कहा गया है, ठीक है। सी लैंग्वेज में हमको जितने भी पहले से ही मतलब कि प्री डिफाइंड वर्ड दिए गए हैं उन्हीं को हम लोग कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड वर्ड जो हैं जिनका हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वही हमारे कीवर्ड कहलाते हैं, और इनके जो संख्या है वो कितनी है, 32। सी में टोटल कीवर्ड कितने हैं, 32 है। इनका पहले से ही निर्धारित कुछ निश्चित मीनिंग होता है और इनका उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कीवर्ड हमेशा छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं और कीवर्ड की पूरी सूची आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। सो जो हमारा कीवर्ड होता है बेसिकली क्या होता है, सी में जो पहले से ही प्री डिफाइंड वर्ड हैं वही कीवर्ड होते हैं, और इनका जो नंबर है वो कितना है, नंबर ऑफ कीवर्ड 32 होते हैं,
ठीक है। और इनको पहले से ही कुछ इनका मीनिंग जो होता है, इनको पहले से ही कुछ मीनिंग दिया गया है कि इनका हम लोग एक्सेस, इनका यूज़ तभी करेंगे जब हमको उस चीज़ की नीड होगी, ठीक है। तो इनका अर्थ पहले से ही निर्धारित है, इनका यूज़ पहले से ही निर्धारित है, ठीक है। और वो कीवर्ड कौन कौन से हैं, ये हमेशा आपको स्मॉल लेटर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला कीवर्ड है ऑटो, सेकंड है हमारा डबल, थर्ड है एल्स, फोर्थ है कॉन्स्ट, फिफ्थ है हमारा शॉर्ट, अनसाइंड, इंट, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, वाइड, कंटिन्यू, साइंड, ठीक है। लॉग, स्विच, टाइप, डिफ, और उसके बाद रिटर्न, कैरेक्टर, एक्सटर्न, केस, इनम, रजिस्टर, फ्लोट, फॉर, यूनियन, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, स्टैटिक एंड वोलेटाइल। ये नंबर ऑफ टोटल कितने हैं, 32 हैं। ये पहले से ही डिफाइंड वर्ड हैं और इनका हम लोग यूज़ तभी करते हैं जब हमको इसकी आवश्यकता होती है। जैसे देखो यहाँ पे इंट है, तो जब हमको कोई भी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप एक्सेस करना होता है, स्टोर करना होता है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट। और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे देखो यहाँ पे फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में आपको पता है हम लोग क्या स्टोर करते हैं, जब हमको कोई सिंगल वर्ड स्टोर करना होता है तब हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार हमारा और भी है डाटा टाइप, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा है तो आप आगे चल करके इनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। सो कीवर्ड आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा एस्केप सीक्वेंस। सो सी लैंग्वेज में कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग बैक स्लैश लगा करके आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेटेड रूप में प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जिन्हें ही हम लोग एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्लैश एन, इसका यूज आउटपुट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है उसको आप समझो। सो सी लैंग्वेज में हमको जो है कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, कुछ विशेष अक्षर होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं बैक स्लैश। ये जो हमारा है इसको हम लोग बैक स्लैश कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो सिंबल है वो किसका है, बैक स्लैश का है, ठीक है। और जब हम लोग इसी बैक स्लैश को किसी विशेष वर्ड जो पहले से ही निर्धारित है उसके साथ यूज करते हैं तो उसका न्यू मीनिंग, अलग मीनिंग बनता है। जैसे न्यू लाइन में ये प्रिंट करता है, इसका मतलब ये होता है। इसी प्रकार के और भी आपके लिए दिए गए हैं उदाहरण, और यहाँ पे यही हमारा एस्केप सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एस्केप सीक्वेंस है और उसका मीनिंग है, ठीक है, कब हमको कहाँ पे यूज करना होता है। जैसे हमारा बैक स्लैश ए का जो मीनिंग होता है वो होता है ध्वनि के लिए। बैक स्लैश एन का जो मीनिंग होता है वो होता है न्यू लाइन में कुछ भी प्रिंट करना होता है तो। और बैक स्लैश टी का हम लोग यूज़ करते हैं क्षैतिज स्थान के लिए, मतलब 8 रिक्त स्थान छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद बैक स्लैश हमने इसका यूज़ करते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा हमारा है। और फिर उसके बाद सिंगल कोट है, सिंगल कोट को प्रिंट करने के लिए। फिर उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं डबल कोट को प्रिंट करने के लिए। बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है उसको प्रिंट करने के लिए। और डबल बैक स्लैश का यूज़ करते हैं हम लोग ये सिंगल वाला बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको एस्केप सीक्वेंस का ये जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। एस्केप सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये कुछ हमारे पास स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं बैक स्लैश के साथ, और आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेट रूप में प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। और एग्जाम्पल के लिए ये मैंने आपको कुछ एस्केप सीक्वेंस बताए हैं, ठीक है। और इनका मीनिंग भी बताया आपको कि किस एस्केप सीक्वेंस का क्या मीनिंग होता है, किस एस्केप सीक्वेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कांस्टेंट मीन नियतांक। और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथ है, इसका ज़्यादा रहेगा। तो नियतांक और उसके बाद डेटा टाइप आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। सो इस लेक्चर में हमने आपको पढ़ा है एस्केप सीक्वेंस एंड कीवर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस जो भी टॉपिक्स थे उनको कवर करके रखा हुआ था, उनको आपको इजली वे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अभी आज का जो लेक्चर होना है उसमें हम देखने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एस्केप सीक्वेंस, कीवर्ड,
क्या होता है, आइडेंटिफायर, एंड उससे पहले कैरेक्टर सेट। ठीक है, सो हमारा जो ये चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th कंप्यूटर, और आपका चैप्टर का नाम है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक है, प्रीवियस क्लास को अगर आपने मिस किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, उनके जो भी लाइव क्लासेस हैं, वीडियोज़ हैं, और उनसे आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अबाउट कांस्टेंट के बारे में। एक्चुअल में कांस्टेंट होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो पूरे भी प्रोग्राम जो होता है, मेरा पूरा जो प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बताया गया आपको कि कांस्टेंट का जो मान होता है पूरे प्रोग्राम में क्रियान्वयन में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारा सी है उसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, जो उनके टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट जो कांस्टेंट होता है वो है हमारा इंटीजर कांस्टेंट, और इसके बारे में आपको समझना है और अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड है हमारा रियल कांस्टेंट, थर्ड है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, एंड फोर्थ है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा है इंटीजर कांस्टेंट, तो जो बिना दशमलव बिंदु वाली साधारण संख्याएं होती हैं वो हमारे इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आती हैं। ये संख्याएं माइनस तथा प्लस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। ठीक है, और कुछ जो हमारे लीगल कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, उनका आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, तो देखो इंटीजर कांस्टेंट वे होती हैं जो विदाउट हमारे डेसिमल के साथ आती हैं। ठीक है, विदाउट हमारे डेसिमल मतलब कि बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर, वो हमारी इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आती हैं। वो प्लस और माइनस इनमें हो सकती हैं। ठीक है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, बट वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जैसे 2.0, 0.5 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो +5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है 123, 136, -15 +18। ठीक है, ये सब आपको दिखाया गया है, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें बताई गई। इंटीजर कांस्टेंट में रिक्त स्थान, कॉमा, अन्य किसी प्रकार के चिन्हों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें ऐसा नहीं कि 1 उसके बाद स्पेस 2 3 स्पेस जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा इनके बीच में नहीं होना चाहिए, जैसे 2 000 या फिर उसके बाद 3 उसके बाद 00, तो ये कॉमा बीच में नहीं होना चाहिए, ये इलीगल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वैध मतलब ये सभी लीगल हैं, और ये इलीगल है मतलब ये सही है और ये गलत हैं, जितने भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसे आप इंटीजर कांस्टेंट को बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप इंटीजर कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। मतलब वे सभी नंबर जो प्लस और माइनस में हो सकते हैं बट दशमलव में नहीं हो सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियल कांस्टेंट। अब जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, कैसे है, थोड़ा सा उसमें बस चेंज है। जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट था उसमें हमारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि इसमें दशमलव बिंदु नहीं होना चाहिए, दशमलव में नंबर नहीं होना चाहिए। बट जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है उसमें दशमलव बिंदु या घातांक अथवा दोनों के प्रयोग वाली संख्याओं को रियल कांस्टेंट कहा जाता है। यह संख्याएं प्लस माइनस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है उसमें डेसिमल में भी हो सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, घातांक में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। वो जो तीनों है फॉर्मेट वो इसमें आ सकते हैं। जैसे देख लो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 12.67, ये हमारा रियल कांस्टेंट है। अगर यही केवल 12 होता तो ये हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। जैसे -0.2, ये हमारा क्या है, रियल कांस्टेंट है। और ये केवल अगर 0 होता तो ये इंटीजर कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट में केवल डेसिमल का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस में माइनस में भी वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी होते हैं। थर्ड नंबर है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब जो हमारा कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये दोनों एक दूसरे के मिलजुल के आप समझ सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं या फिर एक दूसरे के कंपैरिजन टाइप में है। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एक दूसरे से मिलते जुलते थोड़े बहुत हैं। जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट का अर्थ होता है एकल संदर्भ चिन्हों मतलब सिंगल कोट्स के बीच रखा गया कोई वर्ड या अक्षर, कोई वर्ड या अक्षर। निम्नलिखित कैरेक्टर कांस्टेंट के एग्जाम्पल
देखो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो सिंगल कोट्स के अंतर्गत होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कोई एक लेटर होता है, कोई एक लेटर, सिंगल लेटर या फिर अक्षर होता है। ठीक है, ये जो है 69, यहाँ पे ये ओनली 6 रहेगा। ठीक है, 9 यहाँ पे नहीं रहेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ही रहना चाहिए वर्ड या अक्षर, वो भी सिंगल कोट्स में। ये हमारा क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, इसमें डबल कोट्स के बीच में रखे गए वर्डों का जो भी कलेक्शन होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो देखो जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है एंड जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, उसमें केवल यही डिफरेंस होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो सिंगल कोट्स में कोई एक वर्ड होता है। ठीक है, बट जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो डबल कोट्स में होता है और उसके अंतर्गत एक से ज़्यादा होते हैं वर्ड। जैसे मैं अपना नाम ही इसमें लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई ये लिमिटेशन नहीं होता है कि हम इसमें केवल एक ही रख सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जितने भी वर्ड आते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और उससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था, रियल कांस्टेंट एंड इंटीजर कांस्टेंट। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा एक बार और मैं आपको रिवाइज टाइप में बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, इतने से ही आप समझो, इंटीजर कांस्टेंट में जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 8, -2, +3, ये सभी नंबर आते हैं। फिर होता है हमारा रियल कांस्टेंट। ठीक है, रियल कांस्टेंट जो होता है उसके अंतर्गत 5.6 दशमलव वाले नंबर आते हैं, 7.8, -2, +3, ये सब आता है। फिर होता है हमारा कौन सा कांस्टेंट, जिसको हम लोग सिंगल कोट्स में रखते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, सो कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की जाए तो इसमें हमारा सिंगल कोट्स में कोई एक वर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे देखो सिंगल कोट्स में ए, सिंगल कोट्स में बी, सिंगल कोट्स में सी। ठीक है, डबल कोट्स नहीं। फिर होता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग जो कांस्टेंट होता है उसके अंतर्गत डबल कोट्स में हम लिखते हैं और उसमें एक से ज़्यादा वर्ड आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, सो ये हमारे 4 टाइप के कांस्टेंट है और जो इनकी वैल्यू है पूरे प्रोग्राम में सेम रहती है, पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस किया था तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। उसमें हमने देखा हुआ था अबाउट हमारे जो भी कॉन्सेप्ट थे, अबाउट लाइक हमारे इंटीजर कांस्टेंट। उससे पहले हमने देखा था स्ट्रिंग कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड हमारे जो कैरेक्टर कांस्टेंट थे उनके बारे में हमने देखा हुआ था। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है क्लास 10 कंप्यूटर में, वो है हमारा कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर में 6 नंबर टॉपिक डेटा टाइप। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझना है एंड इसका जो यूज़ है वो आपको इन फ्यूचर एंड उसके साथ साथ आगे आप कंटिन्यू रखते हो अपना CS सब्जेक्ट, कंप्यूटर का सब्जेक्ट, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो अगर बात की जाए सी में डेटा टाइप की, सो जो हमारा सी में डेटा टाइप है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी, सेकंड होता है हमारा डिराइव्ड, थर्ड होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बट आपका जो सिलेबस है उसमें आपको केवल प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है कि प्राइमरी डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने मिस किया तो उसको एक बार आप जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि उससे ही रिलेटेड यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सो जो हमारा प्राइमरी डेटा टाइप होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है इंटीजर जिसको हम लोग इंट बोलते हैं, और थर्ड होता है हमारा फ्लोट एंड हमारा फोर्थ नंबर होता है डबल। ठीक है, अब देखो डेटा टाइप क्या होता है उससे पहले आप समझ लो डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, डेटा टाइप हमारा जो वैल्यू, अगर हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हमको कैसे कैसे पता चलेगा कि हम किस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। उसके लिए हमको डेटा टाइप पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि वो जो हमारा डेटा है जिसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, वह किस प्रकार का डेटा है हमारा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करते हैं, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहेगा तभी आप वहाँ पे मेंशन कर पाओगे कि हमारा डेटा किस प्रकार का है। ठीक है, इसका टाइप क्या है, इसको हम लोग कैसे कहाँ पे स्टोर करेंगे। सो सबसे फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, किसी एक वर्ड, संख्या या विशेष चिन्हों को मेमोरी में संग्रहित करने के लिए इस प्रकार के डेटा टाइप का
प्रयोग किया जाता है। और ये जो मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में 1 बाइट का स्थान घेरता है और इसकी जो वैल्यू की लिमिट है वो 128 से 127 तक होती है। ठीक है। और देखो सेकंड है हमारा इंटीजर। ठीक है, शॉर्ट में इसको इंट बोलते हैं। देखो कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ एक बार। जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसमें हमारे जो कैरेक्टर होते हैं जैसे ABCD, ये सभी जो कैरेक्टर आते हैं ये इसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है उसमें हमारे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 वो हम स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप। सो अगर हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप होता है उसके अंदर हम लोग कौन से नंबर को स्टोर करते हैं, इसके अंदर हम लोग डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। 1.2, 2.3, 3.4 समथिंग कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा डबल डेटा टाइप। सो डबल डेटा टाइप जो होता है वो फ्लोट डेटा टाइप का जब हमारा लिमिटेशन ज़्यादा कम, मतलब हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप है उसकी जो लिमिटेशन यहाँ पे दी गई है, अगर जो हमारा डेटा है वो इस लिमिट से ज़्यादा आता है, उसकी जो डेटा है वो हमारा बड़ा है, तब हम लोग उसके लिए स्टोर करते हैं डबल का। जैसे 2.3, 4, 5, 6, 7, अगर इतना लंबा डेटा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, उसकी जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तब हम लोग करेंगे डबल में उसको, डबल टाइप का जो डेटा है वहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। सो जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसमें एक वर्ड, संख्या या विशेष चिन्हों को मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है। और इस प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर मेमोरी में 1 बाइट का स्थान जो है फिल करता है और इसकी जो वैल्यू है, उसकी जो लिमिट है वो 128 से 127 तक होती है। मे बी यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंट। इंट जो होता है एक पूर्ण नंबर मेमोरी को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मेमोरी में 2 बाइट का स्थान फिल करता है। ठीक है। इसको भी आप लोग नोट करते चलना। जो हमारा कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट का स्थान फिल करता है हमारे मेमोरी में, और जो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा होता है वो 2 बाइट का स्थान फिल करता है। और इसका जो लिमिटेशन है वो 32,100 और 32,768 से लेकर के हमारा प्लस माइनस का यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, माइनस रहना चाहिए, माइनस से लेकर के प्लस 32,768 तक होना चाहिए। फिर आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट में हमारी जो वास्तविक संख्या होती है मेमोरी में स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। या मेमोरी में 4 बाइट का स्थान घेरता है। ठीक है। फ्लोट जो हमारा डेटा टाइप होता है वो कितना, 4 बाइट का स्पेस फिल करता है और इसकी जो संख्या की लिमिट है वो यहाँ पे माइनस में होनी चाहिए, यहाँ से लेकर के इतनी तक है। और डबल जो होता है हमारा वास्तविक नंबर को ही संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किंतु इसका उपयोग तब करते हैं जब संग्रहित की जाने वाली जो संख्या है फ्लोट डेटा टाइप की सीमा के बाहर हो जाती है। कंप्यूटर में 8 बाइट का स्थान फिल करता है और इसकी जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे इतनी से लेकर के इतनी तक होती है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है कि कैरेक्टर डेटा टाइप अगर हमने कहीं पे डिक्लेयर किया है तो हम लोग वहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, वहाँ पे हम लोग कैरेक्टर स्टोर करेंगे। ठीक है। देखो अगर हमने कहीं पर जैसे कैरेक्टर टाइप का अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया तो वहाँ पे हम लोग कैरेक्टर ही डेटा स्टोर करेंगे। अगर हमने कोई इंट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है तब हम लोग वहाँ पे नंबर ही स्टोर करेंगे। ठीक है। अगर हमने कोई भी फ्लोट टाइप का डेटा टाइप वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तब हम लोग वहाँ पे फ्लोट टाइप का ही डेटा वहाँ पे स्टोर करेंगे। देखो फ्लोट में यहाँ पे डेसिमल आपको देखने को मिलेगा, इंटीजर में नंबर आपको देखने को मिलेगा, पोर्ट नंबर, कैरेक्टर में एक कैरेक्टर सिंगल कोट्स में। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। जब मैंने आपको वेरिएबल में भी पढ़ाया था तो उसमें आपको ये चीज़ें बताई थी, बट फिर भी थोड़ा सा इसको रिवीजन टाइप में आप समझ लो वेरिएबल के लिए। सो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह कार्य करता है जिसमें हम लोग अपने जो भी डेटा है, वैल्यू है, उसमें हम लोग संग्रहित करते हैं। ठीक है। सो सी में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो टॉपिक है उसमें आपको समझना है कि किस प्रकार हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ऑलरेडी पता है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप समझ लो कि वेरिएबल क्या होता है। किसी प्रोग्राम सी में किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। एक वेरिएबल का उपयोग जो है किसी प्रकार के डेटा टाइप के वैल्यू को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारा जो एक वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर की तरह कार्य करता है। कंटेनर मतलब जैसे हमारा
बॉटल हो गया, उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा वेरिएबल होता है उसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसका जो डिक्लेरेशन है, मतलब हम लोग कैसे प्रोग्राम में इसको डिक्लेयर करते हैं, उसका लॉजिक ये है कि सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप को लिखते हैं कि हमारा जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, ठीक है। टाइप का मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, उसका टाइप क्या है। मान लिया हमने उसका टाइप है इंटीजर, इंटीजर को हम लोग INT से डिनोट करते हैं। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD, आपका नाम कुछ भी ले लो, जो आपको मन कर रहा है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हमने अगर यहाँ पे देखो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे वैल्यू स्टोर कर देंगे 79, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया होता, कैरेक्टर लिखा होता, तो उसके लिए अलग से, जैसे हम कोई एक कर लेते हैं, और जैसे हमने कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप, फिर उसके बाद C वेरिएबल, उसके बाद हमने C यहाँ पर एक स्टोर कर दिया ये, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट। तो वायरलेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है, और हमारा कंप्यूटर का ये चल रहा है न्यू बैच, जिसमें हमारा अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए हैं, आपके लिए प्रोवाइड हो गए हैं लाइव क्लासेस के रूप में। एंड आप उसके लिए प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा ऑलरेडी, इसमें कुछ और टॉपिक जो है कवर हो गए थे, मैक्सिमम यहाँ पे हमारे कवर हुए थे। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो इतने टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप जाकर के कैसे इसको आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको जाना है, प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया गया है, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। किसी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चैनल पर जाकर के आप ज्वाइन सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जो ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन सेक्शन को विजिट करके चेक कर सकते हैं। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमको पढ़ना है अबाउट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था, डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल, एंड अभी हमको देखना है स्टेटमेंट। उसके बाद हमको देखना है नल ऑपरेटर, ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं कथन, ठीक है। या फिर आप इसको एक तरफ से समझ सकते हो, जैसे आपने कुछ सुना होगा कि यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट दिया, इस टाइम चल रहा है वोटिंग का रिजल्ट, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो हमारे नेता हैं वो अपना एक एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने जो भी प्रतिक्रिया है उनको दे रहे हैं, तो वो भी एक स्टेटमेंट की दृष्टिकोण से आता है। बट हमको यहाँ पे देखना है अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज में यहाँ पर स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है और क्या इससे हमको समझना है। सो जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो हमारा स्टेटमेंट होता है, किसी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला आदेश जो होता है वही हमको स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। सो अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर में भी हमको जैसे कुछ भी ओपन करना है, पावर पॉइंट ओपन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। खुद से तो कंप्यूटर, लैपटॉप पावर पॉइंट ओपन नहीं कर देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐप है, वो खुद से ओपन नहीं करेगा। उसके लिए हमको कुछ ना कुछ अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उसको निर्देश देना पड़ेगा, तभी वो ओपन करेगा, ठीक है। सो सी में साधारणतः एक पंक्ति में केवल एक ही कथन लिखे जाते हैं, ठीक है। सो जो हमारा सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम एक पंक्ति में, एक लाइन में केवल एक ही कथन, एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। मतलब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सो उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते हैं, ठीक है। एक पंक्ति में केवल एक कथन, यहाँ पर एक कोड, दूसरा कोड यहाँ पे, तीसरा कोड यहाँ पे, मतलब जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, आदेश होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, सेकेंड स्टेटमेंट, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है। यद्यपि कुछ कथन कई लाइन में फैले हो सकते हैं, सी में जो हमारे प्रत्येक कथन होते हैं उनके लास्ट में हम सेमीकोलन का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सी में नीचे एक कथन का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, x इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पर लगा दिया गया है सेमीकोलन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या है, सो यह एक निर्धारण स्टेटमेंट है, बीजगणित की तरह, मतलब जो हमारा मैथ का बीजगणित होता है सेक्शन, उसकी तरह यहाँ पर यह मीनिंग नहीं है कि x का जो है, x की जो वैल्यू है वो a और b के योग के बराबर है, इसका मीनिंग यहाँ पर यह नहीं है।
बीजगणित में जो हमारा क्या होता है, मैथ में अगर हमने कुछ लिख दिया ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो जो हमारा एक्स का वैल्यू है और बी का वैल्यू है, इन दोनों का जो योग है वो क्या होता है, एक बराबर होता है, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। बट यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो x की वैल्यू है वो a और b के बराबर है योग के, ऐसा नहीं है। इस कथन को इस प्रकार आपको समझना है कि जो हमारा a है और b है, इसका जो योग है, उसकी जो वैल्यू है, उसको स्टोर किया गया है x में, ठीक है। मतलब जो हमारा x है वह एक प्रकार का वेरिएबल है जिसमें हमने a की वैल्यू को और b के वैल्यू के एडिशन को स्टोर किया है। ये कुछ भी हो सकता है, 5 + 6 एनीथिंग। सो x इक्वल टू यहाँ पर 11, ठीक है। सो जो हमारा a वेरिएबल है और जो b वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है उसके एडिशन को हमने यहाँ पर स्टोर किया। सो अभी आपको स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नल स्टेटमेंट। बहुत ही इजी है और आपको बहुत सी इजीली वे में समझ में भी आ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। सो सी में हमारा जो नल स्टेटमेंट होता है या फिर कह लें नल कथन जो होता है, उसका उपयोग किया जाता है यदि सी प्रोग्राम की किसी भी पंक्ति में केवल सेमीकोलन बना दिया जाए, ठीक है। इस चिन्ह को, इस सिंबल को आप याद रखना, ये बहुत जगह आपको यूज करना है प्रोग्राम में, ठीक है। मैं आपको प्रोग्राम भी सिखाऊंगा, बना करके दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, तो अब आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो सी में हम लोग नल कथन का यूज करते हैं। सी प्रोग्राम की अगर किसी भी लाइन में केवल ये हमारा जो सेमीकोलन है उसको बना दिया जाता है, तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है कि वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो किस प्रकार का स्टेटमेंट है, वो हमारा नल कथन है। नल कथन प्रोग्राम में, नल स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया को नहीं किया जाता है, ठीक है। वहां पे हमको कोई और कथन जो है इंस्ट्रक्शन है वो हमको नहीं देना होता है। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, मान लो यहाँ पे प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने ये नल स्टेटमेंट दे दिया, ये हमने एंड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो सेमीकोलन का सिंबल हमने दिया है और भी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नल स्टेटमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सो अगर आपको क्लियर नहीं होता है कोई भी टॉपिक, तो आपको कमेंट बॉक्स का यूज़ करना है, वहाँ पे हमें बताना है, जिससे हम आपको उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे आने वाले क्लासेस में, या फिर उसके लिए अलग से एक बना देंगे आपके लिए क्लास, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट का ही सेक्शन है, स्टेटमेंट का ही पार्ट है। इससे पहले हमने देखा नल स्टेटमेंट, अब है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग इसको प्रोग्राम में बनाओगे और ये सबसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो सी प्रोग्राम में एक से अधिक स्टेटमेंट के समूह को संयुक्त स्टेटमेंट या फिर कह लें कि कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। इंग्लिश में कंपाउंड स्टेटमेंट, हिंदी में संयुक्त कथन कहा जाता है। संयुक्त कथन को ब्लॉक भी कहा जाता है। ब्लॉक एक से अधिक कथनों को मझले कोष्टक में बंद रखता है। ये हमारा जो है वो मझला कोष्टक है, उसका सिंबल है, ठीक है। यद्यपि ब्लॉक के प्रत्येक कथन के अंत में सेमीकोलन से होता है, जो उसका एंड होता है कोई भी ब्लॉक वो होता है सेमीकोलन से, किंतु स्वयं ब्लॉक के अंत सेमीकोलन से नहीं होता है। नीचे संयुक्त कथन का एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा मझला कोष्टक स्टार्ट, यहाँ पर a = 5 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। फिर उसके बाद b = 7, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ब्लॉक जो है वो एंड हो गया है, खत्म हो गया है। फिर यहाँ पे x में यहाँ पे बता दिया गया है कि x नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसमें a की जो वैल्यू का एडिशन है और b की जो वैल्यू का एडिशन है उसको यहाँ पे स्टोर किया गया है, किसमें, x में स्टोर किया गया है। तो यहाँ आप देख लीजिए टोटल कितने ब्लॉक हैं, टोटल 3 ब्लॉक हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा मझला कोष्टक ओपन हुआ है और यहाँ पे मझला कोष्टक क्लोज हुआ है, ठीक है। सो ये जो हमारा टोटल फ्रॉम ओपन टू क्लोज, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा यहाँ से ओपन होने से लेकर के क्लोज होने तक का जो पूरा का पूरा इसका ओवरव्यू है, वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, एक से अधिक स्टेटमेंट के समूह को संयुक्त कथन कहा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। अब बताइए यहाँ पे टोटल कितने स्टेटमेंट हैं, यहाँ पे हैं 3 स्टेटमेंट, 1, 2 और 3।
यहाँ पे डिफिनेशन में आपको क्या बताया गया है, एक से अधिक कथनों के समूह को संयुक्त कथन कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट है, तो ये एक से ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। और जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं। ब्लॉक एक या एक से अधिक कथनों को हम लोग मझले कोष्ठक में बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, मझले कोष्ठक को ओपन किया, मझले कोष्ठक को यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, और जो हमारा प्रत्येक स्टेटमेंट होता है, प्रत्येक ब्लॉक होता है, उसके लास्ट में हमको सेमी कॉलन देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए सेमी कॉलन है। ठीक है, किंतु स्वयं ब्लॉक का अंत सेमी कॉलन से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये मझला कोष्ठक है उसको हम लोग सेमी कॉलन से बंद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग केवल स्टेटमेंट के आगे और ब्लॉक के आगे इसका यूज करते हैं सेमी कॉलन का। ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे एक्सप्रेशन, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स को यूज़ करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ पहुंचा देना है इस क्लास को। धन्यवाद। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वायरलेस क्लासेस चैनल में वेलकम है। और हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। चैप्टर नंबर 2 हमारा है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसमें ऑलरेडी प्रीवियस कुछ टॉपिक्स कंप्लीटेड हो गए थे, जिनको अगर आपने मिस किया है, किसी भी रीजन से नहीं देख पाए हैं, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सभी क्लासेस, आपको वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है अबाउट एक्सप्रेशन, लाइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड उसके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑपरेटर का, वो भी हम देखने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, सो एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हमको वो समझना है। एक्सप्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमको समझना है। ठीक है, सो जो भी हमारा सी है, सी लैंग्वेज में हम कोई भी तथ्य होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है जिसको गणना किया जा सकता है, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसी को ही हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन कम से कम एक परिणाम वापस करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझिए अपने, आप कह लें इजी लैंग्वेज में। सो एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर हमको कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, कोई भी हमको लाइन का कोड दिया गया है, कोई 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का कोड दिया गया है, जिसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका हम लोग गणना कर सकते हैं, और गणना करने के पश्चात हमको कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा मैं। जैसे देख लीजिए, एक किसी भी लाइन के कोड में लिखा हुआ है x = 7 + 5। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हो गया हमारा x = 12। सो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है कि नहीं, बिल्कुल है एक्सप्रेशन। सेकेंड नंबर, ये हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। अब देख लीजिए एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी तथ्य जिसका गणना किया जा सकता है। इसमें देख लीजिए कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं, एडिशन हो रहा है, गणना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन कम से कम एक परिणाम वापस करता है। ये देख लीजिए x = 12, कम से कम एक रिजल्ट आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल होगा। आई होप आपको एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा क्या होता है। यहाँ पे नीचे दिया भी गया है एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2 + 5। ठीक है, यह एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो 7 हमें मिलेगा। सी में एक्सप्रेशन को उनके कठिनाइयों के लेवल पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा सी लैंग्वेज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन है उसके कठिनाइयों के लेवल पे, ठीक है, डिफिकल्टी के लेवल पे उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन, और दूसरा है हमारा जटिल एक्सप्रेशन, या फिर कह लें हिंदी में जटिल एक्सप्रेशन, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, सो जो हमारा सिंपल एक्सप्रेशन है, या फिर कह लें साधारण एक्सप्रेशन है, उसको आपको पहली बात मैं अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि जो हमारा सिंपल एक्सप्रेशन होता है उसमें जो भी एक्सप्रेशन रहेंगे वो बहुत ही सिंपल वे में रहेंगे, जो बहुत ही इजी रहेंगे, आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स, या फिर कह लें जो हमारा जटिल एक्सप्रेशन है, उसमें जो हमारे एक्सप्रेशन दिए गए रहेंगे वो कई लाइन के कोड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, उसमें अर्थमेटिकल भी हो सकते हैं, उसमें हमारे बीजगणित वाले भी, अलजेब्रिक भी हो सकते हैं कोड। सो वे कोड
जो आपको समझने में हार्ड लगे, वे कोड जो आपको समझने में हार्ड लगे, वे लाइन वाले कोड जो आपको समझने में हार्ड लगते हैं, वो आते हैं जटिल एक्सप्रेशन में। और कह लें कि वे एक्सप्रेशन या फिर वे कोड, वे लाइन वाले कोड जिनको समझना आपको बहुत ही इजी रहता है, वो आता है आपका सिंपल एक्सप्रेशन के दृष्टिकोण से। उसको हम लोग देखते हैं, सिंपल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए सिंपल एक्सप्रेशन का यहाँ पे दिया गया है डिफिनेशन। सिंपल एक्सप्रेशन में क्या होता है, केवल एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट या फिर एक वैल्यू होता है। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन में क्या होगा, कोई एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, एक वैल्यू रहेगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए 20 क्या है, 20 एक कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट है। रेट यहाँ पे क्या है, रेट एक प्रकार का वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर किया गया है। -2.7 क्या है, एक प्रकार का रियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या है, कोई जो हमारा सिंपल एक्सप्रेशन रहेगा उसमें केवल एक वेरिएबल आपको मिलेगा, या फिर कोई एक कांस्टेंट मिलेगा, या फिर कोई एक वैल्यू मिलेगा, बट नंबर ऑफ क्या रहेंगे, सब एक ही रहेंगे। ठीक है, तो वो आते हैं आपके सिंपल में। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं वो जटिल वाले होते हैं। जैसे ये वाला देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया गया है 2+8 का एक्सप्रेशन ये दिया गया है, ये हमारा जटिल में आता है। ठीक है, जटिल एक्सप्रेशन साधारणतः एक्सप्रेशनों के समूह होते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में कि जो हमारा जटिल एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारे जो हमारे सिंपल एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को ग्रुप कर दिया जाए, उन्हीं के समूह को बना दिया जाए, तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे देख लीजिए x = 2, एक हमारा x वेरिएबल है, 2 इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर किया गया है। ठीक है, x = 2 पहले से ही डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, yx दे दिया, यहाँ पे इसको हमने 3 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या हो गया, x + yx को हमने स्टोर कर दिया a में। ठीक है, a में वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया, a में हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एक में हमारा =5 हो गया। ठीक है, अब ये देख लीजिए कितने लाइंस ऑफ का कोड हो गया, 5 लाइंस ऑफ कोड हो गया। और ये हमारा जटिल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। इसमें देख लीजिए बहुत सारे ग्रुप हैं, एक वेरिएबल, एक इंटीजर डेटा टाइप, इन सभी का समूह है। ठीक है, तो जहाँ पर ये सभी रहेंगे जिनका ग्रुप रहेगा। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन के समूह जो होते हैं वो हमारे आपस में मिलकर के जटिल एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे देख लीजिए 2+8 यहाँ पे दिया गया है, यह एक जटिल एक्सप्रेशन है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में दो साधारण एक्सप्रेशन का क्या किया गया है, योग किया गया है, ऑपरेटर द्वारा इसको जोड़ा गया है। पहला हमारा क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, दूसरा हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो प्लस का आइकन है या फिर कहते हैं प्लस का जो सिंबल है वो है हमारा एडिशन का ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर आगे आप पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस का ऑपरेटर है। ये सब इतने सारे एक्सप्रेशन साथ में आ रहे हैं तो ये हमारे जटिल एक्सप्रेशन होते हैं। अब देख लीजिए एक और जटिल एक्सप्रेशन यहाँ पे नीचे दिया गया है, वो थोड़ा और जटिल है, आगे आपको ये भी समझाया जाएगा। ठीक है, आज आपको ऑपरेटर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, और बाकी का जो रहेगा बचा हुआ रहेगा ऑपरेटर में जो भी आपके डाउट रहेंगे या फिर ऑपरेटर के जो भी और टाइप रहेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दिए जाएंगे। जितना आज हो पाता है आपके लिए उतना आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। सिंपल एक्सप्रेशन, जटिल एक्सप्रेशन, बहुत कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटर क्या होता है आइए देखते हैं हम लोग। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक चिन्ह होता है, बहुत ही अच्छे से समझना आप लोग। ऑपरेटर एक चिन्ह होता है जो कंपाइलर को आंकड़ों पर क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। ऑपरेटर जो होते हैं आंकड़ों पर क्रिया करता है तथा वे आंकड़े जिन पर ऑपरेटर द्वारा क्रिया की जानी है एक्सप्रेशन कहलाते हैं। सी में ऑपरेटर कई प्रकार के होते हैं और इनको कई टाइप्स में डिवाइडेड भी किया गया है। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर एक प्रकार का चिन्ह होता है जो हमारे कंपाइलर को यह फोर्स करता है कि आपको यही एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, हमारा कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आपको पता है जो हम कोड लिखते हैं उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, सो जो हमारा कंपाइलर होता है
उसको हम लोग ऑपरेटर के माध्यम से बताते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमको एडिशन करना है, इस एक्सप्रेशन में हमको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर क्या करना है। ये सब चीज़ें हम लोग ऑपरेटर के सिंबल के माध्यम से एक्सप्रेशन में दिखाते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, चीज़ें आपको नाम से ही समझ में आ रहे होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इसमें किया जाएगा असाइन। कोई वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं कहीं पर, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे हम लोगों ने असाइन किया a इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पे a नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया है, या फिर कह लें कि a नाम की एक वैल्यू हमने ली है, a नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने जो हमारा 2 नंबर है उसको हमने 2 वैल्यू को स्टोर किया है, असाइन किया है, हम लोग ऐसा ही तो बोलते हैं। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारण ऑपरेटर। दाएं हाथ के आंकड़े या एक्सप्रेशन के मान को मेमोरी में बाएं हाथ पर लिखे नाम से सुरक्षित करता है। इस ऑपरेटर को इक्वल या फिर बराबर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसका उपयोग साधारण गणित से अलग होता है। उदाहरण के तौर पर नीचे दिया गया है x इक्वल टू वाई, जो हमारा x की वैल्यू है यहाँ पे बताया गया कि y के बराबर है। नीचे यहाँ पे दिया गया है इंटीजर x इक्वल टू 10। इंटीजर डेटा टाइप है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल में हमने 10 नाम का 10 जो हमारी वैल्यू है इंटीजर टाइप का उसको स्टोर किया है। ऐसे यहाँ पे दिया गया y इक्वल टू 12, इसमें हमने y जो वेरिएबल बनाया उसमें 12 को असाइन किया है, स्टोर किया है। फिर ऐसे ही देख लीजिए z इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 6, तो हमने यहाँ पर क्या किया है 6 को स्टोर किया है z में। ठीक है, z वेरिएबल बना करके 6 को इसमें स्टोर किया है, 6 z की वैल्यू है। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा इक्वल, बराबर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग इक्वल चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे देख लीजिए, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू 10। ठीक है, सो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का कार्य कर रहा है इक्वल टू बराबर का चिन्ह, और x वेरिएबल है 10, उसमें वैल्यू को हमने स्टोर किया। ऐसे ही हमने अगर y इक्वल टू 5, तो हमने क्या किया, y नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने क्या किया है 5 जो वैल्यू है उसको स्टोर किया है। और किसकी मदद से हमने ये असाइन किया है, ये हमने असाइन किया है असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, उसका यूज़ करके। विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन सभी जो ऑपरेटर है, मैक्सिमम ऑपरेटर ने आपने पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, मैक्सिमम ऑपरेटर के बारे में आपने पढ़ा है, आपके बारे में नॉलेज है, इसलिए आपको ये बहुत समझ में आएगा अच्छे से। और आपको इसलिए भी समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, आपके दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से। आगे आप कंप्यूटर से कुछ और डिग्री लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, सो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है उसको हम समझेंगे। सी में जो हमारे अंकगणितीय ऑपरेटर होते हैं वो गणनाओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, गणनाओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या फिर भाग करना। सो हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उनका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, अंकगणितीय ऑपरेटर जो होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जोड़, किसी भी अगर हम लोगों को कोई भी एक्सप्रेशन में जोड़ना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है, गुणा करना है, भाग करना है, घटाना करना है, जोड़ करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। ठीक है, सी भाषा में 5 तरह के अंकगणितीय ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, जिनको नीचे आपको दिखाया गया है। फर्स्ट जो है जैसे देख लीजिए एडिशन है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, प्लस का है, 2 अंकों का योग इसका कार्य है। सेकेंड है हमारा घटाना, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे माइनस है, पहले अंक से दूसरे अंक को घटाता है, इसका कार्य यहाँ पे दिया गया है। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा, इसका सिंबल आपको यहाँ पे दिया गया है, कैसा होता है आपको ऑलरेडी पता है, 2 अंकों का यूज़ हम लोग इसका करते हैं 2 अंकों को गुणा करने के लिए। फोर्थ है हमारा डिवीज़न, जब हमको पहले अंक से दूसरे अंक को डिवाइड करना होता है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और इसका सिंबल ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, एक और है यहाँ पे शेषफल मॉडुलस, ये भी आपने पढ़ा होगा।
अंकगणित आपका जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें आपने इसमें पढ़ा होगा इसके बारे में। पहले अंक को दूसरे अंक से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, ठीक है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल है ये यहाँ पे है मॉडुलस का साइन सिंबल, ठीक है। सो अंकगणितीय ऑपरेटर आप सभी को पता है, 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देख लीजिए a इक्वल टू 2+5, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 7। अब ये 7 कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 और 5 के बीच में जो यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे प्लस का साइन है, और जो प्लस का साइन होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है हमारा एडिशन के लिए। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। जैसे b इक्वल टू यहाँ पे दिया गया 5 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है वो यहाँ पे माइनस है, या फिर कह लें कि सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। ऐसे ही जहाँ पर आपको b इक्वल टू दे दिया जाए 2 × 3, सो ये हमारा जो है ये भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो कार्य है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है एक्शन। ऐसे ही अगर नेक्स्ट आपको एक समझा दिया जाए जैसे एग्जांपल के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के बाद यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2। सो जो हमारा इसमें ऑपरेटर है यहाँ पे आपको पता है कि डिवीज़न का एक्शन परफॉर्म हो रहा है इस ऑपरेटर के द्वारा। और ये जो ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है, ये सभी ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर आप सभी को पता है, और एक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं वो भी आपको पता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम कल का जो क्लास रहेगा उसमें देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। इतने टॉपिक रहेंगे ऑपरेटर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो अगर फिर भी कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। सो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है हमारे अनदर क्लास के लेक्चर में। और क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा जो चल रहा है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। कुछ अंतिम 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं जिनकी तरफ हमको चलना है और समझना है बहुत ही ब्रीफली में। हमारा जो अभी चल रहा था वो चल रहा था अबाउट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। ऑपरेटर जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था। ऑपरेटर का जो टाइप है उसमें हमने 2-3 ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे, और जो बचे हुए हैं उनको आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, और समझने वाले हैं। बाकी इन सभी जो टॉपिक्स हैं, कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर, ये सभी जो है बेसिक्स हैं, एडवांस लेवल में भी हैं। इनका आपको नीड रहेगा आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए, या फिर आप इन फ्यूचर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अदर डिग्रीज लेते हैं उनके लिए आप पढ़ाई करते हैं। सो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो उनका नोट्स बना सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, और अच्छे से समझेंगे तो आपको ये लॉन्ग टाइम में जो है वो हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर ही दीजिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप हमारे थ्रू कुछ हेल्प पा रहे हैं, हमारी तरफ जो फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करोगे, मुझे पता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे। मेरे कहने से आपको ज़्यादा कुछ नहीं फोर्स करने वाला हूँ इन सब चीज़ों के लिए मैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बिलीव है और जो हमारा मोटिवेशन है वो है आप सभी को घर बैठे उन सभी छात्रों तक एजुकेशन को यूट्यूब के माध्यम से फ्री में पहुंचाना, जो कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फीस नहीं पे कर पाते, ठीक है। सो इस कदम के लिए हम सदैव अग्रसर रहेंगे। अंकगणितीय ऑपरेटर या फिर कह लें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो हमारा चल रहा था, जिसको हमने कंप्लीट किया था पिछले क्लास में, आपको समझाया भी था, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है अर्थमेटिक ऑपरेटर का। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे इंटीजर एक्स वाई, और यहाँ पे दिया गया है ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ठीक है। और ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है। और एक्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एक्स की जो वैल्यू है वो 10 है, 3 की वाई की वैल्यू जो है वो 3 है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ऐड नाम का बनाया है, मतलब एडिशन के लिए। उसमें हमने 2 नंबर को
क्या किया है, ऐड किया है x और y को, यहाँ पे हमारा 13 मिला। फिर उसके बाद ऐसे हमने सब्सट्रैक्ट मीन सब्सट्रैक्शन के लिए एक SUB नाम का वेरिएबल बनाया है और हमने इन वैल्यू को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। कैसे किया, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे डिवीज़न, फिर यहाँ पे मॉडुलस। ये सभी ऑपरेटर यहाँ पे हैं, इसीलिए यही हमारे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये सभी ऑपरेटर ही निर्धारित करते हैं कि हमारे कौन से जो एक्शन है वो परफॉर्म होंगे इन दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, सो हमारा ऐसे ही आगे का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, मॉडुलस का भी आउटपुट दिया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर एस्टरडे लेक्चर आपने मिस किया है तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप उनको देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में विजिट करके। आज हम देखने वाले हैं हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर कह लें हिंदी में संयुक्त निर्धारण ऑपरेटर। ठीक है, सी में जो हमारे संयुक्त निर्धारण ऑपरेटर होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। जो निर्धारण ऑपरेटर तथा अंकगणितीय ऑपरेटर को निरूपित करने का संक्षिप्त माध्यम होता है। ठीक है, जो हमारे दो ऑपरेटर प्रीवियस आपको पढ़ाए गए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट, सेकेंड हमने पढ़ा है ऑपरेटर का टाइप अर्थमेटिक। इन्हीं दोनों का कंबाइंड जो स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत हमको अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सेकेंड नंबर अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझ लिया है तो इस ऑपरेटर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे डिवीज़न। ठीक है, और जो हमारा असाइनमेंट का ऑपरेटर है उसको भी इसी के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, टोटल आप देख ही सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ऑपरेटर बन गया कौन सा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है, x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये होगा x प्लस 1, सॉरी y नहीं, यहाँ पे 1 था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया गया x माइनस इक्वल टू 1, तो इसका जो मतलब है वो ये है x माइनस 1। फिर ऐसे ही आगे भी चीज़ें आपको 3 और एग्जाम्पल के साथ दिखाई गई हैं, दर्शाई गई। ठीक है, सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं ये सभी प्रीवियस क्लास में आपको बताया, और सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर ये है। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर ये है हमारे इक्वल। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का जो हमारा सिंबल है वो होता है इक्वल। बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर से आप सभी बहुत पहले से ही परिचित हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, ये सभी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों को मिला करके संयुक्त करके बनाया गया है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इम्पॉर्टेंट है और इसका जो लॉजिक है वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। जो आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये रिलेशन बताता है, या फिर इसके जो ऑपरेटर हैं उनका यूज़ हम लोग दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन प्रकट कराते हैं इनका यूज़ करके। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। सी भाषा में संबंधवाचक ऑपरेटर, हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक ऑपरेटर, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। दोनों आपको समझना ज़रूरी है। अगर हिंदी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसका उपयोग एक्सप्रेशन की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, कभी कभी प्रोग्राम में दो एक्सप्रेशन की तुलना करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्या x 100 से छोटा है, या फिर क्या उम्र 19 से ज़्यादा है, तो क्या 0 के बराबर नहीं है। ऐसे बहुत सारे आती हैं चीज़ें, तब हम लोग उसका यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे अगर हमको पता करना है कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 2 से बड़ा है, छोटा है, या फिर क्या है,
उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सो हमारा फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल, बराबर, ठीक है। और जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है बराबर, उसका सिंबल है 2 टाइम इक्वल, ठीक है। असाइनमेंट में सिंगल टाइम रहता है इक्वल, और इक्वल में डबल टाइम इक्वल रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू। ये सभी इसके सिंबल हैं रिलेशनल ऑपरेटर के, ठीक है। फर्स्ट है हमारा बराबर, फिर उसके बाद है हमारा ग्रेटर देन का सिंबल, फिर है हमारा लेस देन का सिंबल, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, फिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो अगर हमको पता करना रहेगा कि क्या रिलेशनल है, क्या रिलेशन है दो यहाँ पे इन चीज़ों के बीच में, दो एक्सप्रेशन की तुलना करनी होगी, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे अगर हमको बताना है कि जो हमारे x की वैल्यू है, x 5 के बराबर है, ठीक है। x 5 के बराबर है। अगर हमको इसको प्रोग्राम में लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इक्वल का जो सिंबल है, इक्वल का जो ऑपरेटर है उसका, x इक्वल टू 5, ये हमारा रहेगा करेक्ट वे। ऐसे ही अगर हमने बोल दिया कि x जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, ये तो एक्सप्रेशन ही हो गया, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दे दिया गया कि जो हमारा 10 है, क्या 10 है, जैसे यहाँ पे दिया गया ना, क्या x 100 से छोटा है, ठीक है। सो इसका हम लोग, जैसे यहाँ पे दिया गया ना, क्या x 100 से छोटा है, इसको हम लोग एक्सप्रेशन में या फिर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे? क्या x 100 से छोटा है, ठीक है, तो x, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस देन का चिन्ह लगाएंगे 100। अब यहाँ पे ये हो गया x जो है, क्या x 100 से छोटा है, x इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, x इज लेस देन 100। सो इस प्रकार हम लोग प्रोग्राम में इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। ये जो 4 और ऑपरेटर हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे। आज का जो है आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, हम उन पे आपको इजीली वे में रिप्लाई से चीज़ें क्लियर करेंगे। थैंक यू। सो सभी स्टूडेंट्स का वायरलेस क्लासेस के एक अनदर क्लास में वेलकम है, और प्रीवियस टॉपिक्स आपको ऑलरेडी समझ में आ रहे हैं, जिनका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो उसके लिए थैंक यू। एंड अभी हमारा जो लेक्चर रहने वाला है अबाउट डेटा टाइप चल रहा है क्लास 10 कंप्यूटर में, चैप्टर नंबर 2 जो है कैरेक्टर सेट डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, जिसमें हमारा ऑपरेटर टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ऑपरेटर के जो टाइप्स हैं वो चल रहे हैं, और ये प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं इनका आपको लेक्चर देखना है, इनका आपको क्लासेस पढ़ना है। सो आप प्लेलिस्ट को जा करके विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के सेक्शन में, या फिर आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप इनको पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपने डेटा टाइप की तरफ, या फिर कह लें हमारा डेटा टाइप नहीं, ऑपरेटर चल रहा है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। सो ऑपरेटर की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें हमने देख लिया था असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। सो इतने हमने देख लिए थे। आज हमने देखना है अबाउट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और आगे की जो ऑपरेटर के टाइप हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर को। सो इस ऑपरेटर का उपयोग तार्किक रूप में दो संबंधवाचक ऑपरेटर को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। दो संबंधवाचक जो हमारे मतलब दो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनके बीच लॉजिक जो होता है उनको ऐड करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे दिया गया है, क्या x 5 से बड़ा है, जो हमारा क्या x है वो 5 से बड़ा, यह क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है।
रिलेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो सत्य 1 या फिर असत्य 0 होगा। उसी तरह से क्या x 20 से कम है, ये भी एक हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन को हम अगर लॉजिकल ऑपरेटर रूप में जोड़ सकते हैं तो क्या x 5 से बड़ा है और 20 से छोटा है, या दोनों हम एक साथ भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे, क्या जो हमारा x है वो 20 से कम है, या फिर इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, क्या x 5 से बड़ा है। ठीक है, क्या x जो है हमारा 5 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या x 5 से बड़ा है, और उसके बाद जो दूसरा है और 20 से छोटा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ऑपरेटर, और 20 से छोटा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और 20 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर का। अब देख लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में पहला हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है और दूसरा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशनल है, ठीक है, रिलेशनल लॉजिकल, और ये रिलेशनल, दो रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जहां पर दो चीजें एक साथ, दो एक्सप्रेशन दो एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, वो भी कौन से आती हैं, रिलेशनल वाले आती हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का उन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और ये जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट। एंड का जो साइन होता है वो क्या होता है, सिंबल ऐसा होता है, और का इस तरीके से होता है, और नॉट का हमारा ये वाला होता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। विथ एग्जांपल मैंने इसलिए समझाया है। ठीक है, ये एग्जांपल को एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल है हमारा, क्या x हमारा 5 से बड़ा है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5, और के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एंड का यहाँ पे सिंबल लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, x हमारा 20 से छोटा है। ठीक है, x इज लेस देन 20। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट एक्सप्रेशन बन गया किसका, लॉजिकल ऑपरेटर का। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, या फिर कह लें रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और हमारा दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो परफॉर्म कर रहा है उन दोनों के कंपैरिजन को दिखाने के लिए, उन दोनों की तुलना को दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हमारा जो वृद्धि या फिर कमी ऑपरेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो हमारा वृद्धि तथा कमी ऑपरेटर जो होता है वो एकल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एकल ऑपरेटर या फिर यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं एकल ऑपरेटर। ठीक है, सो जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकल ऑपरेटर, क्योंकि यह केवल एक आंकड़े या एक वेरिएबल पर परफॉर्म करता है। ठीक है, सी में दो तरीके के एकल ऑपरेटर होते हैं। पहला हमारा इंक्रीमेंट होता है जिसमें हम लोग वृद्धि करते हैं, दूसरा हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जिसके द्वारा हम लोग लेस का कार्य करते हैं, कमी का कार्य करते हैं। जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उनका आप सिंबल देख सकते हैं। इंक्रीमेंट के लिए हम 2 बार प्लस का साइन लगाते हैं, डिक्रीमेंट के लिए हम लोग 2 बार माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कुछ x प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू को डिक्लेयर किया है 2, डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा x का वैल्यू पहले 2 है, अब यहाँ पे इस ऑपरेटर के वजह से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से x की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, कैसे 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, 2 बार प्लस का साइन लगाया हुआ है। मतलब इसका ये है कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 2 से बढ़ करके एक इंक्रीमेंट हो गया है, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 5, और उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इंक्रीमेंट
ऑपरेटर की मदद से हमने इंक्रीज कर दिया, एक बढ़ा दिया। अब हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट ये हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, और उसके बाद है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। सो जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर का उपयोग सामान्य शर्तों में किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो कंडीशन होते हैं उसमें किया जाता है। या सी में एक मात्र ऐसा ऑपरेटर होता है जो 3 एक्सप्रेशन पर कार्य करता है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर होते हैं वो 3 एक्सप्रेशन पे कार्य करते हैं, ठीक है। और जो ऑपरेटर आपने पढ़े हैं वो 2 पे कार्य करते थे। जैसे हमने लॉजिकल देखा, उसके लिए 2 ही एक्सप्रेशन वहाँ पे थे। उससे पहले हमने रिलेशनल देखा, उसमें भी हमने देखा। बट जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो 3 एक्सप्रेशन पर कार्य करता है। जैसे देखो एग्जांपल, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन सेकेंड एंड एक्सप्रेशन थर्ड, ठीक है। और इनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, नॉर्मल जो कंडीशन होते हैं, नॉर्मल जो शर्तें होती हैं उनके लिए किया जाता है। जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसको हम लोग कंडीशनल, ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क का जो साइन है उसके द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। यदि हमारा एक्सप्रेशन 1 सत्य होगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक्सप्रेशन 2 पर प्राप्त होगा, तथा अगर हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट रॉन्ग होगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक्सप्रेशन 3 पर प्राप्त होगा। इस प्रकार यह कार्य करता है, ठीक है। किस प्रकार यह कार्य करता है, जैसे हमारा एक्सप्रेशन 3 एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल ऑपरेटर में। सो ये इस प्रकार कार्य करता है कि अगर हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सो जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा, एक्सप्रेशन सेकंड पे मिलेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा। अगर हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट रॉन्ग है, गलत है, फॉल्स है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सप्रेशन 3 पे हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मैक्स इक्वल टू एक्स इज, यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल, मतलब ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। फिर उसके बाद एक्स एंड वाई दिया गया है। सो इसमें यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन वाई से बड़ा होगा, तो मैक्स वेरिएबल में एक्स का मान संचित हो जाएगा। और यदि हमारा जो वाई एक्स से बड़ा होगा तो वाई का मान मैक्स मान में संचित हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 3। अब देख लीजिए, इसको इसमें रख लीजिए, p इक्वल टू एक्स में यहाँ पे दे दिया गया है लेस देन वाई, ठीक है। सो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। इसी प्रकार से हमारा ये कार्य करता है। लॉजिकल ऑपरेटर के डिपेंडेंट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। बस आप ये समझिए कि जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसमें हम 3 एक्सप्रेशन के बीच में परफॉर्मेंस करते हैं, 3 एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट नंबर एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है एक्सप्रेशन नंबर सेकंड पे, और अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो रॉन्ग होगा तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा एक्सप्रेशन नंबर 3 पे। जैसे ये देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कंडीशनल ऑपरेटर है, अगर यह ट्रू है तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे हमको मिलेगा इस वैल्यू पे। अगर हमारा ये क्या है, फॉल्स निकलेगा तो इसका रिजल्ट हमको मिलेगा वाई पे, ठीक है। ट्रू रहेगा तो यहाँ पे मिलेगा एक्स पे, और फॉल्स रहेगा तो वाई पे मिलेगा, ठीक है। दोनों में से मिलेगा एक पे ही। और यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट में यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन y है, ठीक है। अगर हमने x की वैल्यू को यहाँ पे देख लीजिए 5 डिक्लेयर किया गया, डिफाइन किया गया, और y की वैल्यू को 3 डिफाइन किया गया। ये देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारा दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 दी गई है, और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है। सो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। जो हमारा एक्सप्रेशन करेक्ट है तो हमारा जो वैल्यू है वो हमको कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट नंबर x पे मिलेगा। क्यों x पे मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। सो जो हमारी वैल्यू है वो हमको क्या प्राप्त होगी, p पे 0 प्राप्त होगा एंड 1 प्राप्त होगा, क्योंकि कंडीशन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसे हमको कोई भी ऑपरेटर दिया गया है उसकी साइज हमको पता करनी है कि इसकी जो साइज है, लिमिट है, वो क्या है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको समझते हैं, यह ऑपरेटर भी एकल ऑपरेटर का ही उदाहरण है, और यह ऑपरेटर किसी एक वेरिएबल पर क्रिया करता है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल पर क्रिया करता है, वेरिएबल द्वारा मेमोरी में
घेरे गए स्थान को वापस करता है। इस ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार है, साइज ऑफ और उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन। साइज ऑफ जो है वो हमारा कीवर्ड है, उसको हमको यूज़ करना ही है, और उसके बीच में हमारा एक्सप्रेशन है, जैसे हमारा इंट ए, जो भी हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। जिसका भी हमको साइज पता करना है वो हम यहाँ पे बीच में दे सकते हैं, वेरिएबल बी। ठीक है, यहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन है किसी भी प्रकार का वेरिएबल या कोई भी प्रकार का डाटा टाइप हो सकता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे साइज ऑफ इंट, यहाँ पे जो हमारा इंटीजर टाइप का मान लीजिए कोई भी डेटा डिक्लेयर किया गया है, उसको यहाँ पर उसका साइज आप ऐसे पता कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग केवल यही सेम टू सेम रन कराते हैं साइज ऑफ इंट, तो हमारा जो वैल्यू है वो हमको 2 प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो इंटीजर टाइप डाटा टाइप होता है वो मेमोरी में 2 बाइट का स्थान फिल करता है, घेरता है। ठीक है, सो साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा हम जो भी ऑपरेटर होते हैं या फिर जो भी हमारे इस ऑपरेटर की का यूज़ करके हम जो भी वेरिएबल होते हैं या फिर जो भी हमारे डेटा टाइप होते हैं उनका हम लोग साइज पता कर सकते हैं कि उसका जो साइज है वो क्या है। ठीक है, या फिर उसने कितना स्टोर किया है, मेमोरी में कितना स्थान स्टोर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और 2-3 लास्ट के जो टॉपिक हैं वो बचे हुए हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। सो आई होप आपको आज का जो क्लास है थोड़ा सा लेंथ इसका इंक्रीज है, बट आपको समझ में आया होगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा गया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, आपके जो भी डाउट हैं वो वहाँ पे आप बता सकते हैं, फीडबैक भी बता सकते हैं अबाउट आपको क्लास से संबंधित अगर चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं, तो भी आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के पास पहुँच जाएगा, जिससे उनको पता चल जाएगा कि जो हमारा न्यू बैच है वो स्टार्ट हो गया है, और अभी से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट गेन करेंगे, अच्छे नंबर गेन करेंगे, अच्छे प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी घर बैठे फ्री में यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर क्लास में आपके अटेंडेंस के लिए, फीडबैक के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का इस क्लास में वेलकम है। कंप्यूटर का हमारा क्लास चल रहा था, और जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड वेरी एंड ऑपरेटर। एंड इसमें हमारे टोटल मैक्स टू मैक्स टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, लास्ट के 2 टॉपिक बचे हुए थे जो कि आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था हमारे रिगार्डिंग ऑपरेटर के बारे में एंड ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अंकगणितीय एक्सप्रेशन क्या होता है, वो आपको समझना है, और बहुत ही इजी टॉपिक है और समझने में भी आपको बहुत ही बेटर स्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, सो जो हमारी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपको समझना है, हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप सभी को ऑलरेडी पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रीवियस जो भी हमारे टॉपिक थे उसमें आपको अबाउट एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से समझाया गया था, विथ एग्जाम्पल चीज़ें क्लियर हो गई थी। ठीक है, सो इसमें बस ऐड कर दिया गया है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब अंकगणित। ठीक है, अंकगणित का कॉन्सेप्ट को ऐड करके हमारा एक्सप्रेशन को ऐड करके अंकगणितीय एक्सप्रेशन टॉपिक बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा हमारे अर्थमेटिक का मतलब अंकगणित का और एक्सप्रेशन, वही पूरा का पूरा ओवरव्यू। सो जो हमारा अंकगणितीय एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल, नियतांक और ऑपरेटर का एक समायोजन होता है, उसी का कॉम्बिनेशन होता है, उसी का ग्रुप होता है। किसी भी प्रोग्राम में अंकगणितीय एक्सप्रेशन को लिखने के लिए सी भाषा के ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटर आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का, या फिर कह लें अंकगणितीय एक्सप्रेशन का, जिसको सी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एक फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, 3x⁻3, थोड़ा सा ये लिखने में आपको अलग टाइप में लिखा है तो थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको समझिए, वही जो यहाँ पे लिखा गया है इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा एक अंकगणितीय एक्सप्रेशन है। अब इसको हम सी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3x इंटू x। ये कैसे आया, फर्स्ट यहाँ पे 3 है, फिर मल्टीप्लाई x⁻3 है। ठीक है, मतलब 3 टाइम हमको x को मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा हुआ था ऐड के बारे में, एडिशन का ऑपरेटर। फिर 2 इंटू एक्स, उसके बाद माइनस का ऑपरेटर, उसके बाद 1।
ये हो गया हमारा सी लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारा किस में है, ये हमारा अंकगणिती में है, या फिर कह लें कि आप ये मैथ में हमारा है, ठीक है। मैथ का सेक्शन जो है उसमें हम इस प्रकार लिखते हैं, इसी को हमने सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, 3 इंटू एक्स के पावर 3, मतलब एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x लिखा हुआ है, मतलब 2 इंटू एक्स -1, ठीक है। अब इसके बीच में कौन कौन से ऑपरेटर हैं, ये हमारा देख लीजिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, यहाँ पे प्लस है, ये भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, माइनस है, ये भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यही चीज़ें आपको ऊपर डिफिनेशन में समझाई गई हैं कि अंकगणितीय एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, इन्हीं का ग्रुप होता है, इन्हीं का समायोजन होता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दिया गया है, ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब देख लीजिए, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है आपको, ए इंटू बी इंटू सी। अब इसको यहाँ पे डिवीजन का यहाँ पे ऑपरेटर हमने यूज़ किया हुआ है, उसके बाद ए, फिर उसके बाद प्लस का ऑपरेटर, फिर प्लस का ए बी सी। बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल वे में आपको समझाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, अर्थमेटिक ऑपरेटर के टाइप्स में आपको मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। सो हमारा अंकगणितीय एक्सप्रेशन, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, विथ एग्जाम्पल विथ डिफिनेशन। अब लास्ट हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर प्राथमिकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। सो प्राथमिकता क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझिए। ऑपरेटर आपने समझा हुआ है, ऑपरेटर के द्वारा क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑपरेटर होता क्या है, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राथमिकता क्या होता है वो आप समझिए। प्राथमिकता क्या होता है, प्राथमिकता मतलब सबसे पहले हमें क्या सर्वोपरि है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 4 3 2 1। अब इस ऑप्शन में से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है, वही हमारी प्राथमिकता होगी, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए हमारे दैनिक जीवन में, तो हम आपने पढ़ा होगा रोटी कपड़ा मकान, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी दैनिक जीवन की प्राथमिकता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हमारे एडवांस में, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या चीज़ है, ये सब हमारी प्राथमिकता वाली चीज़ें तो केवल यही सब है, ठीक है। तो इसी प्रकार प्राथमिकता क्या होता है, प्राथमिकता वो होता है जिसको हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसका यूज हम लोग पहले करते हैं, जिसको हम लोग चूज पहले करते हैं, जिनका हम लोग चुनाव पहले करते हैं, ठीक है, वो हमारी प्राथमिकता की श्रेणी में आता है, ठीक है। जिसको हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्राथमिकता, कि हमारी प्राथमिकता ये है। अगर चुनाव की बात की जाए तो आपने इस समय चुनाव का माहौल आप लोगों के साइड में भी चला होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप लोगों की प्राथमिकता कौन सी पार्टी है, या फिर आप लोगों की प्राथमिकता कौन सी वहाँ की जो आम जनता की क्या वहाँ पे प्राथमिकता है, कि वो पार्टी के थ्रू किसी को वोट देते हैं, या फिर किसी जो भी कैंडिडेट है वहाँ उसको प्राथमिकता देकर के वोट करते हैं, या फिर वहाँ के विकास के लिए जो जरूरी है उसको प्राथमिकता देते हैं, या फिर वहाँ के किस चीज़ों के प्रति उनकी प्राथमिकता ज़्यादा है उसी के रिगार्डिंग वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी प्राथमिकता क्या है वो हम उसमें समझते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर प्राथमिकता में उसको समझना है आपको सी लैंग्वेज में। तो यदि किसी एक्सप्रेशन में एक साथ कई ऑपरेटर का उपयोग किया जा रहा है, तो उस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करते समय ऑपरेटर को एक निश्चित क्रम का पालन करना पड़ता है, जिसे ऑपरेटर प्राथमिकता कहते हैं। उपयुक्त नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसी में आपको सब कुछ आगे समझाया गया, ठीक है। तो ऑपरेटर प्राथमिकता क्या होता है, बहुत एक इजी वे में आपको समझाना चाहूँगा, इजी वर्ड में समझाना चाहूँगा, कि अगर हमको कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन समझिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, एक्सप्रेशन क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर हमको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करके थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अगर हमको कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2+3 मल्टीप्लीकेशन 4 डिवीजन 5, ये हमारा क्या है, मान लो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत से ऑपरेटर हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 ऑपरेटर यहाँ पे हैं, ठीक है तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर ही, बट और जगह आपको और भी ज़्यादा ऑपरेटर एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये तो हमारे सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अब मान लीजिए इसी में आपको सॉल्व करना रहेगा ये आपका
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना रहेगा, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है कि आप किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, किस ऑपरेटर को आप बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, भाग हो, जुड़ा हो, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें मान लीजिए कहीं पे दिया रहता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये सब चीज़ें करनी होती है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी भाग को, फिर उसके बाद गुणा को, फिर उसके बाद जोड़ को मतलब एडिशन को, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन का जो कार्य है वो यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या थी, ये भी एक प्राथमिकता का ही एक एग्जाम्पल आप समझ लो। भागु जोग आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। आप बहुत ही बेसिक है, बहुत पहले आपने सुना होगा अपने प्रीवियस बहुत से पहले वाले क्लास में। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये सब चीज़ें दी जाती हैं, भाग, गुणा, जोड़, घटाने, ये चीज़ें साथ में दे दी जाती हैं करने के लिए, जैसे 2 × 3 भागे 4 + 5 - 6, तो आपको इसको सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान देना होता था कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप जो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है मतलब भाग है उसको आप सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप गुणा वाला सेक्शन है उसको सॉल्व करोगे, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको मिलता है और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मिलेगा उसको आप 5 से ऐड करोगे, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा परफॉर्म होगा ये घटाना वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक स्टडी दी गई है। सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर यूज होता है, प्राथमिकता स्तर की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे जो ये ऑपरेटर दिए गए हैं, तार्किक नॉट, वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ, यूनरी ऑपरेटर, एकल ऋण, एकल ये। फिर उसके बाद जो सेकेंड नंबर हमारा प्राथमिकता है वो दिया जाता है गुणा, भाग और मॉडुलस को। थर्ड नंबर प्राथमिकता दी जाती है जोड़ और घटाव को। फोर्थ नंबर दिया जाता है हमारा प्राथमिकता ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है उनको दी जाती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमको दो यहाँ पे दिया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। उसके बाद हमारे जो कंडीशनल ऑपरेटर हैं उनको। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारे ऑपरेटर दिए गए हैं संयुक्त निर्धारण ऑपरेटर, ठीक है, इनको दिया जाता है सबसे लास्ट में प्राथमिकता। और आगे यहाँ पे दिया भी गया है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर बहुत सारे जहाँ पे आपको ऑपरेटर दिए जाएंगे एक एक्सप्रेशन में, तो उसमें आपको चूज करना रहेगा कि किस ऑपरेटर को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, किस ऑपरेटर को आप बाद में सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा उसमें इस चैप्टर के जो भी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करा जाएंगे, विथ आंसर दिए जाएंगे। और जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था उसके सभी टॉपिक कंप्लीटेड हो गए हैं। किसी भी टॉपिक में एनी टॉपिक अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी इशू रहता है, तो आपको कमेंट बॉक्स या फिर हमारे जो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं क्लासेस के, इन पे आप मैसेज कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, नो कॉल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। और इसके जो सभी टॉपिक हैं, मीन ऑल टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीटेड हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस चैप्टर के सिंगल से लेकर के जितने भी ऑल टू ऑल जितने भी टाइप्स थे इस टॉपिक के, जितने भी सब टॉपिक थे, टोटल ओवरऑल 0 से लेकर के 100% टॉपिक्स कंप्लीटेड हो गए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, और ना ही इससे ज़्यादा आपको कहीं भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा अगर इस चैप्टर से, तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने इस चैप्टर के जो आपके अध्याय प्रश्न है, या फिर कह लें जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनकी तरफ आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर के वे सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर इस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण रहेंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो 8-10 आपको जब एग्जाम आने वाला रहेगा वो आपको तब बताया जाएगा। सो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। बहुविकल्पी प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके साथ साथ आपको 4 उसके ऑप्शन दिए रहेंगे। जो आपको एक करेक्ट ऑप्शन रहता है वो वहाँ पे OMR शीट में आपको फिल करना रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कीवर्ड है। सो आपको ऑलरेडी पता है, लॉन्ग भी हमारा कीवर्ड है, एल्स भी हमारा कीवर्ड है, एंड ब्रेक भी हमारा कीवर्ड है। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, इनमें से सभी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये सभी हमारे कीवर्ड होते हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, इस टॉपिक का जो भी आपको लेक्चर है वहाँ पे आप जाकर के प्लेलिस्ट से समझ सकते हैं कीवर्ड एक्चुअल में होता क्या है। एस्केप सीक्वेंस का प्रारंभ किस चिन्ह से होता है। सो इसका जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन जो दिया गया है, ये सिंबल, इसी से हम लोग इसका जो है स्टार्टिंग करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, न्यू लाइन के लिए किस स्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है। सो फॉर न्यू लाइन हम सभी यूज़ करते हैं, आप सभी का जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया हुआ है उसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर न्यू लाइन के लिए स्केप सीक्वेंस में, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड इंटीजर कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। वैलिड इंटीजर कांस्टेंट, सबसे पहले आपको ये समझा है, अपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो अच्छी बात है। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना है। अगर आपने इसको नहीं समझा है, इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप इस टॉपिक को जाकर के पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। सो जो हमारा वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है वो है 11। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वैलिड रियल कांस्टेंट है, ठीक है। वैलिड रियल कांस्टेंट, इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा था वैलिड इंटीजर कांस्टेंट। ये हमको बताना है कौन सा वैलिड रियल कांस्टेंट है। सो रियल कांस्टेंट जो हमारा वैलिड है वो है -11.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। सो सभी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वे सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक से ही, ठीक है। सो टॉपिक इसीलिए आपको एक एक पढ़ाया गया है, जिससे आपके कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर पाओ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैलिड रियल कांस्टेंट का उदाहरण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझना अच्छे से, इसमें बोला है कि कौन सा जो नीचे उदाहरण दिया गया है वो वैलिड रियल कांस्टेंट का उदाहरण नहीं है, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0.11 पॉइंट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। करेक्ट रियल कांस्टेंट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट को किन चिन्हों में रखा जाता है। सो जो हमारे कैरेक्टर जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम लोग, आप सभी को पता है, सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग रखते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकल संदर्भ चिन्ह। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध वेरिएबल के नाम का उदाहरण है, ठीक है। वेरिएबल का जो लीगल नाम है वो कैसे रखते हैं उसको आपको समझाया गया था वेरिएबल के टॉपिक में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये करेक्ट है। वैध वेरिएबल का जो नाम है, वेरिएबल हमारा किस प्रकार शुरू होता है, किस प्रकार उसको खत्म किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल के बीच में ये स्केप नहीं, जो हमारे स्पेस दिए गए हैं वो नहीं रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग इस प्रकार स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब आपको वेरिएबल के टॉपिक में देखने को मिलेगा, कैसे हम लोग उसका नामकरण करते हैं वेरिएबल का। कैरेक्टर डेटा टाइप के एक समय में कितने वर्ग संग्रहित कर सकता है, ठीक है। सो जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है वो एक समय में, मतलब एक टाइम में वो एक ही जो भी कैरेक्टर है उसको स्टोर कर सकता है। इंटीजर डाटा टाइप की अधिकतम सीमा कितनी होती है। सो जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो इतनी होती है। ऑप्शन नंबर जो बी का है वो करेक्ट है। डबल डेटा टाइप की न्यूनतम सीमा क्या होती है। सो जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है उसकी जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है 1.7E-308। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जो हमारे वेरिएबल हैं, किसी वेरिएबल के नाम की शुरुआत किससे नहीं हो सकती। मतलब जो हमारा कोई भी वेरिएबल होता है उसका स्टार्टिंग हम लोग किस चिन्ह द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग उसका स्टार्टिंग यही कर सकते हैं संख्या के द्वारा, मतलब नंबर के द्वारा, ठीक है। वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे 7 उसके बाद अर्स, ठीक है। ये इस प्रकार वेरिएबल जो है नहीं होगा। ये हमारा क्या है, वेरिएबल एक क्या है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड वेरिएबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। सो हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो हमारा टोटल 2 बाइट का स्थान ही फिल करता है हमारे मेमोरी में। फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। सो जो हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में 4 बाइट का स्थान फिल करता है। डबल कितना फिल करता है, डबल जो हमारा डेटा टाइप होता है वो हमारे मेमोरी में कितना जो स्पेस है वो फिल करता है। सो ये हमारा 8 बाइट का स्थान फिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला आदेश क्या कहलाता है। सो आप सभी को पता है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था किस टॉपिक में, स्टेटमेंट, कथन। किसी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला आदेश ही कथन कहलाता है। इसका एक पूरा का पूरा जो टॉपिक था उसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट बताए गए थे। नल कथन को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। सो आप सभी को ऑलरेडी पता है, जो हमारा नल स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ब्लॉक एक या एक से अधिक कथनों को किस कोष्टक में बंद रखता है। ठीक है, सो जो हमारे एक या एक से अधिक होते हैं, स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो उनको हम लोग जो हमारे कोष्टक होते हैं उनके अंदर हम लोग फिल करके रखते हैं। सी में साधारण एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो जो हमारे सी है उसमें साधारण जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, वैल्यू। ठीक है, निर्धारण ऑपरेटर को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निर्धारण ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग इक्वल के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, निर्धारण ऑपरेटर, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सो जो कौन सा कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है नीचे, वो आपको बताना है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। सो जो हमारा रॉन्ग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। इस प्रकार हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये हमारा रॉन्ग वे है स्टेटमेंट को लिखने का। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा करेक्ट वे है। इस प्रकार हम लोग नहीं लिखते हैं, ये रॉन्ग वे है, ये हमारा करेक्ट वे है। एक्सप्रेशन 10% -3 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बट इसका जो है सोल्यूशन आपको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। इसकी जो वैल्यू है वो -1 होगी। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता है इसका किस प्रकार आप लोग निकालोगे। यहाँ पे 10% और उसके बाद -3 से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपको परसेंटेज ही निकालना है, उसके बाद जो इसकी वैल्यू बचती है वो -1 में बचती है, और ये माइनस में है इसीलिए हम लोग माइनस को साइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 10/3 का मान होगा यदि इंटीजर वेरिएबल है तो। ठीक है, यदि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पहले से ही बता दिया गया है कि जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है, वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। सो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 3। ठीक है, क्यों 3 होगी, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और वो इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर करेगा, वहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा और कोई स्टोर नहीं करेगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो हमारा संबंध वाचक ऑपरेटर होता है उसका परिणाम वापस कैसे करते हैं। सो इसका जो रिजल्ट है वो हम लोग वापस करते हैं 1 और 0 दोनों के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक ऑपरेटर है। ठीक है, जो हमारा तार्किक ऑपरेटर है वो कौन सा है, तार्किक ऑपरेटर जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, इंग्लिश में इसको लॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तार्किक ऑपरेटर है वो इनमें से सभी है। ठीक है, जो ये है हमारा, ये भी तार्किक है, ये भी हमारा तार्किक है, ये भी हमारा तार्किक है, मतलब ये सभी लॉजिकल ऑपरेटर के ही टाइप्स हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, तार्किक ऑपरेटर नॉट को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर जो नॉट होता है उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं या फिर किस चिन्ह द्वारा डिनोट करते हैं। सो ये हमारा है, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर नॉट है उसका ये हमारा सिंबल इस प्रकार का होता है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 10, उसके बाद हमारा लॉजिकल एंड 3 का वैल्यू क्या होगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको विस्तार पूर्वक व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूंगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है 1। ठीक है, लास्ट के 2 और क्वेश्चन है बहुविकल्पी इस चैप्टर के। एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। सो इसकी वैल्यू जो है वो होगी 1, एंड इसका जो सोल्यूशन है वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्लास का। 13 एंड लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वृद्धि ऑपरेटर को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वृद्धि ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल प्लस का, एंड डिक्रीमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल माइनस का। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट के लिए और ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट के लिए। आई होप आपको ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बट अगर आपने सभी जो आपके टॉपिक्स पढ़ाए गए थे आपको, अगर आपने उनको चेकआउट किया था, उनको अच्छी तरीके से समझे थे, तो आपको ये सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी हो रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। सो प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू। सो क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए थे अपने सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर आपका 2 है, कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक है,
इसके सभी टॉपिक हमने अच्छी प्रकार से समझ लिए थे एंड इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 20 पूछे जाते हैं 20 नंबर के लिए, मतलब एक एक नंबर वाले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछे जाते हैं ओएमआर शीट में, जिसका आपको आंसर फिल करना रहता है। वो आपको मैंने टोटल जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो भी बन सकते हैं उसके आंसर के साथ आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के वे प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर वाले आते हैं, और ये आपको टॉपिक के रिवीजन को समझने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इसके जो भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी आपको इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि वर्ड समूह किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ड समूह। सो हमारा कैरेक्टर सेट क्या होता है या फिर वर्ड समूह क्या होता है? उन वर्डों का समूह जो एक साथ मिलकर के किसी एक अर्थपूर्ण शब्द या फिर वाक्य का निर्माण करते हैं, वे हमें हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे वर्ड समूह या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर सेट। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन आइडेंटिफायर का क्या अर्थ होता है। सो अगर आपने इस चैप्टर के वे सभी टॉपिक पढ़े हुए हैं सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट को जा करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर प्रीवियस क्लासेस को आप देख करके एक एक टॉपिक आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होता है? एक ऐसा नाम होता है जो किसी वेरिएबल, फंक्शन या अन्य इकाई को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफायर कहलाता है। सी भाषा में किसी शब्द को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, सो जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें किसी जो भी शब्द होते हैं उनको मेनली 3 टाइप्स में या फिर कह लें 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। जो हमारा फर्स्ट होता है उसमें वर्ड्स होता है, सेकेंड होता है आइडेंटिफायर एंड थर्ड वन इज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये जो हमारे 3 श्रेणी हैं इनमें हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीवर्ड किसे कहा जाता है। सो बेसिकली कीवर्ड को हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। कीवर्ड जो हमारे होते हैं वो रिजर्व होते हैं, पहले से ही वो डिफाइंड होते हैं। ठीक है, वह शब्द होता है जिसका प्रोग्रामिंग भाषा में विशेष अर्थ होता है, जो पहले से ही परिभाषित होता है। इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो सी में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आप सभी को पहले से ही प्री डिफाइंड दिए गए हैं, पहले से ही परिभाषित हैं और उनका मीनिंग भी पहले से ही बताया गया है कि क्या होता है। सो उनका हम लोग यूज़ उसी कार्य के लिए करते हैं, वो हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्केप सीक्वेंस क्या होता है। सो स्केप सीक्वेंस के 2 उदाहरण आपको पूछा गया। पहला हमारा स्लैश एन, या ये हो गया हमारा न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी टैब के लिए। 2 वैध रियल कांस्टेंट का उदाहरण। सो रियल कांस्टेंट का आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड है, 2 बार आप इसको मत समझिएगा। ये हमारा फर्स्ट है 3.14 और सेकेंड है हमारा -0.001, 2 रियल कांस्टेंट का एग्जांपल। स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं? सो हमारा जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो कैरेक्टर का एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा गया होता है। उदाहरण के लिए जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये हमारा हो गया हर्ष, ये हमारा किस में है? डबल कोट्स के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल का क्या अर्थ होता है। सो वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जो मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है और उसे प्रोग्राम में उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी भाषा में कितने प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। सो फर्स्ट हमारा होता है प्राइमरी डेटा टाइप, सेकंड होता है हमारा डिराइव्ड एंड थर्ड होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो मेनली 3 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं सी में। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है सी भाषा में कितने प्रकार के प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं। सो प्राइमरी डेटा टाइप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटीजर, सेकेंड होता है हमारा फ्लोट, थर्ड होता है हमारा डबल एंड फोर्थ होता है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर को इंट द्वारा हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, फ्लोट को हम लोग फ्लोट एंड डबल को डबल एंड कैरेक्टर को कैर। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो मेमोरी में फिल करता है वो 1 बाइट का मेमोरी लोकेशन में फिल करता है स्थान। ठीक है, सो ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही इजी हैं और आपने अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये सभी क्वेश्चन उसी में से बनाए गए। अभी आपके लिए यहाँ पे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका आपको आंसर खुद से फाइंड करना है, खुद से लिखना है, जिससे आपका प्रीवियस जो रिवीजन है वो भी होगा। एंड इसका अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ग्रुप के थ्रू या आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इनका भी आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।